चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तो तथा कभी नहीं होती है, लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं किया है कि गति का कारण क्या होता है। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसे ही सभी जिज्ञासाओं को बूझेंगे। जैसे सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहता है। हमेशा के लिए गतिशील रहता है, थोड़ी देर बाद आगे रुक जाती है। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। विराम की अवस्था ही क्या है? स्वाभाविक अवस्था। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। जैसे अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना या धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। बिना खींचे, धकेले या ठोकर लगाए एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी? नहीं जाएगी। खींचने, धकेलने या ठोकर लगने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। यानी खींचने, धकेलने या ठोकर लगने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है, न चखा है, न ही महसूस किया। वास्तव में बल को कोई चखा है? नहीं चखा, न कोई देखा है, न ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते या महसूस करते हैं। प्राय इसका बल का प्रभाव देखते ही रहते हैं, उसका प्रभाव देखते हैं, लेकिन बल को नहीं देखते हैं और इसको महसूस करते रहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाने पर वो क्या होगा? एक स्थान से दूसरे जगह पर जाएगा। यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं कि वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु गति देने की युक्ति है। यानी वस्तु गति देने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? किसी वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना होगा। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर भी उनमें गति होती है। किसी तरह का बल लगाने पर भी उसमें क्या होता है? गति होता है। जैसे धकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में गति करती है। जिधर हम लोग ट्रॉली को धकेलते हैं उधर क्या होता है? वो गति करता है। दराज को खींचा जाता है तो बल लगा कर खींचा जाता है। जैसे हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाया जाता है, यानी ठोकर लगा तब जाके बॉल आगे जाती है। तो वस्तुओं को धकेलकर, खींचकर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। पिछली कक्षा में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित है कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। यानी किसी वस्तु को वेग का परिमाण बदलने के लिए उसमें उसकी गति की दिशा बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें बल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमा करने के लिए उसमें बल का प्रयोग किया जाता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदला जा सकता है। जैसे किसी वस्तु का आकृति और आकार हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या करके हैं? बल लगा के। जैसे स्प्रिंग को खींच के हम लोग लंबा कर सकते हैं। उसके बाद बॉल को हम लोग दबा के अंडाकार कर सकते हैं, यानी गोलाकार गेंद को अंडाकार कर सकते हैं। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। तो संतुलित बल किसको कहेंगे और असंतुलित बल किसको कहेंगे? तो देखो, संतुलित बल जैसे नीचे जो हम लोग के जमीन पर लगता है वो कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। जैसे हम लोग किसी अगर बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, बल को मापते किससे हैं? न्यूटन से। अगर 5 न्यूटन से धक्का दे और 5 न्यूटन से जमीन उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो क्या कोई बल लगेगा? मतलब बल तो लग रहा है लेकिन कोई गति होगा? नहीं, गति नहीं होगा। ऐसे बल को ही संतुलित बल कहा जाता है। जब कोई गति नहीं होगा ऐसे क्या कहा जाएगा? संतुलित बल। यानी संतुलित बल
वैसा बल होगा जो किसी दिशा में गति नहीं करेगा, तो उसको संतुलित बल। और असंतुलित बल जिसमें गति कर जाएगा, बल की दिशा में चाहे बल के विपरीत दिशा में। जैसे वही लिखा हुआ है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागों x और y पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे x को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार हम धागे को y ओर खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल पर खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है, और इसी गति को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। तथा यह गति अवस्था को परिवर्तन नहीं करता है। जब अवस्था परिवर्तन नहीं करेगा बल लगाने पर, तो वैसे बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिससे भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। तो मान लो कोई बल विपरीत दिशा से एक 5 न्यूटन का एक 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, खींच रहा है, तो किधर वस्तु की गति करेगा? 10 न्यूटन की। जिस तरफ 10 न्यूटन का बल खींच रहा है उसको उस तरफ गति करेगा। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं, दोनों बल संतुलित में है नहीं है संतुलन की अवस्था में, इसलिए वो कौन सा बल होगा? असंतुलित बल। असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। असंतुलित बल किधर काम करता है? पिंड के खिसकने की दिशा में काम करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। इससे यह पता चल रहा है किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसको क्या प्रदान करता है? गति प्रदान करता है। जैसे क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। अगर खुरदुरे बक्स पर धकेलने की कोशिश करेंगे, जितना बल से धकेलेंगे उतना ही बल से अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो बल बॉक्स खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। यदि वे कम बल के साथ बॉक्स को धकेलते हैं तो बॉक्स नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल किधर काम करता है? खिसकने के विपरीत दिशा में, यानी घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बॉक्स के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है, और यही कारण है कि बॉक्स नहीं खिसकता है। चित्र इतना में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है, यानी घर्षण बल और जो धकेलने वाला बल है वो दोनों अभी भी एक समान ही हो रहा है, यानी कम ही हो रहा है, तो इसलिए नहीं खिसक रहा है। अगर बच्चे बॉक्स को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, और यहाँ संतुलित बल कार्य करता है, और यहाँ असंतुलित बल काम करेगा। और असंतुलित बल काम करेगा यानी जिस तरफ बल ज्यादा लगेगा उधर बल से क्या होगा? खिसक जाएगा। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल किधर काम करता है? गति के विपरीत दिशा में काम करने वाला बल कौन सा है? घर्षण बल। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर भी पेडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को सतत गतिशील में रखने के लिए हम लोग को असंतुलित बल लगाना ही पड़ेगा। यद्यपि वह बिल्कुल गलत है। यद्यपि वह क्या है? गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, बाह्य बल तथा घर्षण बल संतुलित होते हैं, तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर बाह्य बल काम नहीं करेगा तभी हम लोग को बल लगाना होगा, नहीं तो अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब तक उस पर लगाने वाला बल यानी बाह्य बल या फिर घर्षण बल संतुलित होता है, तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। यद्यपि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। बल यानी गति का प्रथम नियम से हम लोग बल की परिभाषा मिलती है। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं या फिर गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं।
गति का प्रथम नियम, वस्तु की किसी अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ता है। जैसे अगले अध्याय में अपने आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5b में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है। जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तो इसका वेग क्या होगा? घटेगा, और नीचे की ओर आएगी तो बढ़ जाएगा। इसका वेग घटता है। चित्र 9.5 में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित अनंत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया था कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर से लुढ़केगी तथा दाईं ओर से अनंत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूर चलेगी जितनी दूर से हवा लुढ़की थी। अगर दाईं ओर से अनंत तल के कोण को धीरे कम कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूर तय करनी होगी। मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए दूरी क्या करना होगा? अधिक प्राप्त करना होगा उसको। अगर इस तल को 36 कर दिया जाए, अगर इस तल को 36 कर दिया जाए यानी सीधा कर दिया जाए, तो सीधा अगर कर देंगे अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए 36 तल पर लगातार चलती रहेगी। मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 36 तल पर लगातार चलना होगा। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। यहाँ पर गोली पर लगने वाला असंतुलित बल क्या है? शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। यानी घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करता है। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन ने दिए। इस नियमों को न्यूटन की गति के नियम के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी और स्थिर है तो स्थिर ही जाएगी, लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब ये अपनी गति की अवस्था में क्या करती है? विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को इसका क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभव की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा किया जा सकता है। जैसे सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। यह सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करता है। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति का विरोध करता है।
जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और मुड़ने लगते हैं, झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझाया जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा। इसे निम्न गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे चित्र 9.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाए, एक के ऊपर एक रख देंगे तो एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी की शीघ्रता से ढेरी से बाहर आ जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटी अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है, यानी वैसे रहती है। किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकरा कर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेर से बाहर आती है। सब आता है? अगर तीव्रता एक जैसा रहेगा तो नीचे वाला ही आएगा, अगर तीव्रता कम रहेगा तो सब गिर जाएगा। कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें। अब इस चित्र के अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका देंगे तो पत्ता क्या होगा? आप देखेंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। और सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर कहाँ गिर जाएगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखता है। जैसे उंगली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ये किसके नियम से? जड़त्व के नियम से। और पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घुमाइए। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी उछल जाता है। तो पानी क्या होता है? उछल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप अब समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बना होता है? प्लेट में क्या आप समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए क्या बनाया जाता है? खांचा। अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है, इसलिए उसमें क्या बनाया जाता है? खांचा। अब जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो विरामावस्था में हो या गतिशील हो। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बॉक्स को धक्का देने की अपेक्षा खाली बॉक्स को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक मारते हैं तो वह दूर चले जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बड़े पत्थर को किक लगाएं तो क्या हो सकता है? हो सकते हो खिसके भी ना, लेकिन हम लोग खिसक जाए। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट लग जाए। पैराग्राफ 9.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। अगर 5 रुपए के सिक्के की जगह हम उससे कम द्रव्यमान के सिक्के को रखेंगे तो पत्ता को जितनी जोर से धक्का मारे तो उससे कम जोर से धक्का मारने तो वही घटना हो जाती है। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति ना के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। उसके जड़त्व किससे मापा जाता है? द्रव्यमान से। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है।
परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी घनत्व की माप है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या माप है? घनत्व का माप है। अब गति का दूसरा नियम, तो गति का दूसरा नियम से पहले कुछ दिया हुआ था। जैसे गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली के पिसा शहर में हुआ था। गैलीलियो के बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेंजो गैलीलियो उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पिसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। यह पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस किसका पुस्तक है? गैलीलियो का ला बैलेंसिटा लिखी, इसी का नाम है द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने के आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मोट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गति सिद्धांतों का परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित प्रकृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। प्रथम लोलक घड़ी की संरचना किसने की थी? गैलीलियो ने। कब? 1640 में। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों या छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के पारित 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर ऑन दी सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षण का किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परिध की कक्ष से गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परिध। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिध घूमते हैं। तो ये नियम कौन दिया था? ये कौन बताया था? गैलीलियो ने। गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। गति के पहले नियम से हम लोग क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर में टकराती है तो वह घायल नहीं होता है। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद की किसी दर्शक को लगने के बाद उसके घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक को दुर्घटना नहीं होती है, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी भी वस्तु की मृत्यु के कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव
वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान एवं उनके वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक वेग की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग। संवेग नामक इस राशि के न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी भी वस्तु का संवेग यानी p, उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है, यानी p बराबर mv। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा दोनों होगा। m परिमाण बताता है और v के क्या बताता है, दिशा बताता है, और v दिशा परिमाण दोनों बताता है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की दिशा v की होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, यानी केजी मीटर पर सेकंड। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। कि बल ही संवेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का दे तो भी यह स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है, जिससे स्पष्ट है कि कार का संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता है। यानी बोला कि इसे कार का संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से होगा, नहीं होगा, बल्कि कुछ समय से भी है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिससे कि संवेग में परिवर्तन होता है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। यानी F इसी से निकलता है F बराबर ma, यानी बल का फॉर्मूला मिलता है गति के दूसरे नियम से, और बल के दूसरे नियम से इसकी परिभाषा मिलती है। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे नियम से बल का समीकरण मिलता है। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, मान ले कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है और t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक वेग और अंतिम संवेग क्रमशः p1 बराबर mu और p2 बराबर mv होंगे। संवेग में परिवर्तन तो p2 माइनस p1 यानी mv माइनस mu, तो v माइनस u बटे t का हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। F समानुपाती होता है m a के, और इसमें एक कांस्टेंट k आता है, तो k का मान कितना लेना है, 1 लेना है, जिसके कारण F बराबर क्या आता है, ma। यहाँ a बराबर v माइनस u बटे t होता है वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है। k एक अनुपातिक स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण की ऐसा ही मात्रक क्रमशः द्रव्यमान का kg और त्वरण का मीटर पर सेकंड। तो हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो जाए। स्थिरांक k का मान कितना हो जाए, 1। इस इकाई बल को उस मात्रक के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 किलो द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात एक इकाई बल एक केजी बल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार k का मान 1 हो जाता है। तो समीकरण 9.3 से F बराबर क्या मिल जाता है, ma मिलता है। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन आइजैक के नाम पर रखा गया। इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, न्यूटन भी कहा जाता है। इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। वस्तु को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे और खींचते देखा है? इस प्रकार से क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है।
इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के समय में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। और ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसे खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक झटके में बर्फ की एक सीढ़ी को तोड़ देता है, होता है। तो गति का 2 नियम हो गया है। तो गति के द्वितीय नियम से गणितीय सूत्र समीकरण 9.4 के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे समीकरण 9.4 से F बराबर ma प्राप्त होता है, अर्थात F बराबर 0 तो किसी भी समय t पर v बराबर u। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु द्रव्य समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु किसमें होगी? विरामावस्था में होगी। ठीक है।